Hello students, today will we discuss about theatre of absurd in modern drama. ओके, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न ड्रामा में थिएटर ऑफ अबसर्ड. The term theatre of the absurd has been derived from the essay The Myth of Sisyphus by Albert Camus, published in 1942. So it is the genre that has come into use quite in the middle of the 20th century. Later this concept matured and was fully developed by Martin Aslin in his book The Theatre of Absurd, published in 1961, and then it was properly accepted as an important genre of modern dramatic literature. This term has a particular type of writers during 1950s, and none of them considered himself to be a proper dramatist of any particular school. They present a peculiar attitude to human life and share certain attitudes towards the predicament of the man in the universe. All these aspects have been beautifully and explicitly summarized by Camus. देखिए, ये जो है शब्दावली अल्बर्ट कैमस के 1942 में प्रकाशित निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस से ली गई है. ये वह विधा है जो 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रयोग में आनी प्रारंभ हुई. बाद में ये विचारधारा परिपक्व हो गई तथा मार्टिन एस्लिन ने 1961 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द थिएटर ऑफ अबसर्ड में इसे पूर्ण रूप से विकसित किया था. फिर इसे वर्तमान नाटक साहित्य में महत्वपूर्ण विधा के रूप में ठीक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया. इस शब्दावली में 1950 की अवधि में विशेष प्रकार के लेखक सम्मिलित थे और उनमें से कोई भी स्वयं को किसी विशेष स्कूल का सच्चा नाटककार नहीं मानता था. ये मानव जाति के प्रति एक अद्भुत दृष्टिकोण प्रकट करते हैं तथा इस ब्रह्मांड में मानव के कष्टों के प्रति लगभग एक समान दृष्टिकोण के सहभागी हैं. कैमस ने इन सभी पहलुओं को बहुत सुंदरता तथा स्पष्टता से संक्षिप्त किया है. वास्तव में उसे मानव जीवन के कष्ट व विरोधाभास देखकर बहुत दुख होता था जो मनुष्य की किसी भी दशा में नहीं ले जाती थी. उसने सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मानव अस्तित्व की मूर्खता का आभास किया. वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन परिस्थितियों में मानव जीवन बिल्कुल अर्थहीन है और अपनी सभी भावनाएं उसने अपने उपन्यासों व नाटकों में खुलकर प्रकट की. The writers of the absurd literature have a strong faith in the of human existence. They think that we are born on the earth without asking us whether we like to be born or not. We do not desire death, still we have to die. This helplessness is the central theme of the absurd drama. We fail to think of the time when we did not exist and when we will cease to exist. Naturally, there is a sense of nothingness and infinite nothingness. Man feels as if he has been thrust into life and now he has no escape. We never realize or perceive anything completely, and we entertain only ourselves and nothing else. Our aspirations are very great and very continuously strive for them, but at the end we find that we are nothing and have gained nothing. All our labor to achieve distinction is futile and our assessments were incomplete, so they remained quite ineffective. कि जो है यह साहित्य के लेखकों का मानव अस्तित्व की मूर्खता में एक अटूट विश्वास था. ये समझते हैं कि हमने पृथ्वी पर बिना ये पूछे ही जन्म ले लिया. क्या हमें जन्म लेना चाहिए या हमें पसंद है या नहीं.
हम मरना नहीं चाहते फिर भी हमें मरना है। यह असहाय स्थिति अब जो नाटक की केंद्रीय कथावस्तु होती है। हम पृथ्वी पर जीवित रहने, जीवन व मृत्यु के मध्य झूलने पर मजबूर होते हैं। हम उस समय के बारे में नहीं सोच पाते जब हम अस्तित्व में नहीं थे, और जब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा स्वाभाविक रूप से अंततः व्यर्थता की भावना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य ऐसा प्रतीत करता है जैसे उसे जीवन में धकेल दिया गया हो, अब उससे बच निकलने का कोई मार्ग नहीं है। हम किसी भी चीज़ को ठीक प्रकार से समझ अथवा आभास नहीं कर पाते। हम केवल अपना मनोरंजन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। हमारी आकांक्षाएं महान होती हैं, हम उनके लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु अंत में देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं और हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। विशिष्टता प्राप्त करने के लिए हमारे सभी प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। The whole creation and we ourselves are doomed to death. The more we strive for permanent distinctions, the more absurd we are never able to understand life fully. Sometimes, therefore, we contemplate suicide. We are put in an absurd situation of sacrificing our values of life for a dream of power and permanence which no other man on his earth has ever experienced. So in great despair we turn to religion or illusions and betray our reason. This is the condition of man of the 20th century that we call as absurd. So disparity in the balance of power and impotence, knowledge and ignorance, disparity in the balance of power and impotence. That is the subject of playwrights of all ages. इसका पूर्ण विश्लेषण के पश्चात हम ये देखेंगे ये युगों पुराने मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति है। इसमें कथानक, कैरेक्टर्स, तर्कसंगत क्रमबद्धता कुछ भी नहीं होता। प्रेजेंट में कलाकार, विशेषकर अबजर्ड नाटककार ऐसी रचनाओं में व्यस्त मालूम पड़ते हैं जो प्रचलित अरिस्टोटेलियन थ्योरी से स्वयं को मुक्त रखने की घोषणा करते हैं। पृथकता का स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक तरीकों का सहारा लिया है, परंतु रंगमंच के लिए उनमें से कोई भी नया नहीं है। उन्होंने एलेगरी तथा नाटकीय कथन में प्रयोग होने वाले प्रत्येक प्रतीकात्मक तरीके का उपयोग किया है। इनमें से कुछ का मनोविज्ञान के महत्व में कोई भी विश्वास नहीं है। प्रथम दृष्टि में उनके कुछ नाटक तर्कहीन मालूम पड़ते हैं क्योंकि नाटककार के विचारों का तर्क प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये विचारों का तर्क प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से बताया जाता है। ये नाटककार में गूढ़ता से नहीं डरते क्योंकि वे समझते हैं कि वे इसी गूढ़ता का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें जीवन में मिलती है। जीन Garnet is also the French poet and dramatist, and his well-known plays are Death Watch, The Maids, The Blacks, and The Screens. He is considered as a great dramatist of the theatre of the absurd, but is also a follower of art. His plays are marked with violence and unnatural passion. There is inversion of normal values, and are not only involves death but also celebrates the victory of evil. Edward Albee is an American playwright, and in his plays there is an absurd analysis of contemporary social and psychological tensions. The Jewish Story, The Sandbox, and The Death of Bessie Smith are his best works. They reveal the historical nature of man's lust and politics. The rituals of the theatre of the absurd are used in his first full-length play, which Afraid of Virginia Woolf. It shows the mutual destruction and reconciliation of a history professor. His next play, Tiny Alice, is a psychological fantasy. The work of Harold Pinter are the most popular and significant in the field of English theatre of the absurd.
देखिए जीन गैनेट ने भी फ्रांसीसी कवि नाटककार रहे हैं ये, और इन्होंने सुप्रसिद्ध नाटक डेथ वॉच, द मेड्स, द ब्लैक्स, द स्क्रीन्स में कहा गया है कि ये उन महान नाटककार माना जाता है, परंतु कला का भी अनुयायी है। इसमें नाटक क्रूरता तथा अस्वाभाविक उत्तेजना से भरपूर है। इनमें सामान्य मूल्यों को उलट पलट कर देखा गया है, क्योंकि ये केवल मृत्यु में ही उलझा हुआ नहीं है बल्कि बुराई की विजय भी मानता है। एल्बर्ट एल्वी अमेरिकन नाटककार हैं। उनके समकालीन सामाजिक मनोविज्ञान तनाव का विश्लेषण किया इन्होंने। द जू स्टोरी, द सैंडबॉक्स, द डेथ ऑफ वैशी स्मिथ इसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इन्होंने मनुष्य की वासना तथा राजनीति का पागलपन को प्रकट किया है। In spite of all this greatness and popularity, the future of the drama does not seem to very bright, because it does not depend on any value of art or life. When presented on the stage, its success is always doubtful, because it has neither any story interest nor characters, but simply takes, and even they seem to be foolish and meaningless. Most of the absurd dramatists find it difficult to stand one full evening in the theatre. Admov the abandoned the absurd altogether. Pinter moved towards the fusion of the absurd with high comedy. This is why by the year 1962 this movement seems to have ended, and all its force was lost, though sometimes its effect is still realized. इन सब महानता प्रसिद्धि के होते हुए भी ड्रामा का भविष्य अधिक उज्जवल मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ये कला अपने जीवन के मूल्यों पर भी आधारित नहीं थी। जब इन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता तो इनकी सफलता सदा संदेहास्पद रहती थी, क्योंकि इनमें ना तो कोई कथानक की रुचि और ना ही कैरेक्टर, बल्कि केवल बातचीत होती थी, और वो भी अर्थहीन तथा मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ती थी।